साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, प्रवीण और अन्य 2 लोगों को मालेगांव ब्लास्ट केस 2008 में एनआईए ने आज दायर की अपनी चार्जशीट में साध्वी प्रज्ञा का नाम नहीं लिया है। चार्जशीट नहीं लगने से अब साध्वी प्रज्ञा को जमानत मिल सकती है। इस तरह अब साध्वी प्रज्ञा से मकोका कानून भी हट गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता योगेश शीतल से। योगेश, क्या है पूरी खबर? देखिए, जो दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो एनआईए है उसने फाइल किया है। पहली चार्जशीट 2008 में ही फाइल की गई थी, फिर 2009 में दूसरी चार्जशीट फाइल की गई थी। मकोका जब किया गया था, मकोका के तहत इन लोगों को जब अभियुक्त बनाया गया था इस मामले में, तब टोटल जो 16 एक्यूज्ड हैं इस मामले में, उनमें से 6 जो हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित जो 6 एक्यूज्ड हैं उन पे एनआईए ने जो अभी फाइनल चार्जशीट जो फाइल की गई है एनआईए विशेष कोर्ट में, उसमें कहा गया है कि इन लोगों के खिलाफ मकोका के तहत कोई एविडेंसेज जो है वो नहीं मिले हैं। देखिए, चार्जशीट की अगर महत्वपूर्ण बात करें तो 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है। पहली चीज ये है कि एनआईए ने अपनी चार्जशीट में ये भी कहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी भी जारी है। मतलब कि इस भी संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी की जा सकती है। लेकिन चार्जशीट में ये भी कहा गया है कि फाइनल चार्जशीट है, तो ये कहीं ना कहीं 2 तरह की चीजें हैं जो चार्जशीट में निकल के आ रही है। दूसरी बात यह है कि जो मकोका को लेकर जो एक्यूज्ड हैं उन लोगों ने पहले भी कोर्ट में, जो हायर कोर्ट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है मामला, वहां तक उन्होंने अपील की थी कि मकोका जो है मकोका उनके खिलाफ नहीं लगाया जाए। लेकिन यूएपीए को लेकर बातें अभी भी साफ नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि जो चार्जशीट अभी कोर्ट में फाइल की गई वो पूरी चार्जशीट, अभी जो एडवोकेट्स हैं, जो डिफेंस एडवोकेट्स हैं, उन लोगों ने भी ये पूरी चार्जशीट नहीं देखी है। उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर में जब चार्जशीट बाहर आ जाएगी तो चीजें और अच्छी तरीके से साफ हो जाएगी। करीब 200 से 250 पेज की चार्जशीट है जो कि फाइल की गई है इस मामले में। 2008 का मामला है जब मालेगांव में अटैक हुआ था, उसके बाद मामला पहले एटीएस के पास था। एटीएस ने इस मामले में जो है कई गिरफ्तारियां भी की थी, फ्रेम किए गए थे। चार्ज जो 14 लोग हैं उनके खिलाफ फ्रेम किए गए थे। 2 एब्सकॉन्डिंग थे उस वक्त जब गिरफ्तारियां नहीं हो पाई थी। जो आरोप लगाया गया था वो मुख्य आरोप ये था कि जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन थे वो इनमें थे। लेकिन एनआईए ने अपनी चार्जशीट में स्पेसिफिकली इस चीज को मेंशन किया है कि जो एटीएस के जो कंटेंट हैं उस पे एनआईए ट्रस्ट नहीं कर रही है। ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है, क्योंकि दोनों एजेंसी है, दोनों इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, लेकिन एनआईए ने अपनी चार्जशीट में इस चीज को मेंशन किया है। जो प्रेस रिलीज एनआईए के उसमें मेंशन किया गया है कि जो एटीएस ने जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की उसको एनआईए जो है वो नहीं मान रही है फिलहाल। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। योगेश, तो जो एक महत्वपूर्ण मामला जिसपे पूरे मीडिया की भी निगाहें रही हैं कि जिन लोगों का नाम नहीं है चार्जशीट में, क्या वो पूरी तरह से क्लीन चिट उन्हें मिल गई है? पूरी तरह इस पूरे मामले से अब उनका कोई संबंध नहीं रहा, या आगे भी उन पे किसी ना जो है जांच चल सकती है, आगे भी कुछ कार्रवाई हो? इसे हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, इसको काफी अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि कई तरह की खबरें हैं। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि उनको अब इस कोर्ट से, इस मामले से बरी कर दिया गया है। देखिए, अगर लीगल चीज की बात करें तो एनआईए एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि कोर्ट में एक पार्टी है, क्योंकि एक एक्यूज पार्टी है जो जिन लोगों को उसने प्रोसिक्यूट किया इस मामले में, दूसरी पार्टी वो है जो प्रोसिक्यूट करती है। मसलन स्टेट वर्सेज कोई एक किसी को एक्यूज अगर हम कहते हैं, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बेसिकली स्टेट लिस्ट की, स्टेट उसको मेंटेन करेगा, ये जवाबदेही स्टेट की होती है। तो कोई भी क्राइम होता है तो स्टेट वर्सेस दैट पर्टिकुलर एक्यूज्ड होता है। ठीक है, इस मामले में एनआईए ने यह कहा है कि उनके खिलाफ, इन 6 एक्यूज्ड के खिलाफ एविडेंसेस नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि मामला डिस्चार्ज हो चुका है। अब जो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन है वो ये होगा कि जो एक्यूज्ड है वो अब बेल एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं, एट द सेम टाइम वो डिस्चार्ज एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं, क्योंकि कोई ग्राउंड नहीं है। डेफिनेटली जब ग्राउंड नहीं है तो एनआईए उस चीज को अपोज नहीं करेगी, क्योंकि अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल अगर ले, पिछले दिनों जब हम पीएमएलए केस में देखे थे, जब सुनील नायक की गिरफ्तारी हुई थी छगन भुजबल वाले केस में, तो जब सुनील नायक अक्टूबर बनने वाले थे तो ईडी ने उसके बेल को अपोज नहीं किया कोर्ट में। तो ये बेसिकली कोर्स ऑफ एक्शन होता है। अब डिस्चार्ज हम अभी नहीं कहेंगे, लेकिन डिस्चार्ज इसको इस तरीके से देखें कि अब डिस्चार्ज एप्लीकेशन जो है वो इन 6 एक्यूज्ड की तरफ से फाइल होगी। चूंकि एनआईए के पास अब कोर्ट में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि ऑलरेडी चार्जशीट में सारी चीजें बयां कर दी गई है कि उनके खिलाफ एविडेंसेस नहीं मिले, एटीएस की इन्वेस्टिगेशन को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब इनको डिस्चार्ज जो है उसमें मिलने में कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, क्योंकि वो फर्दर ऑफ एक्शन है जो कि कोर्ट को तय करना है कि डिस्चार्ज कोर्ट कर रही है तो किस बिना पर कर रही है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे संवाददाता ये बता रहे थे कि मालेगांव के मामले में जो आज सप्लीमेंट्री चार्जशीट एनआईए की तरफ से दाखिल की गई उसमें कई जो आरोपी थे अब तक उनके नाम नहीं है, लेकिन देखना होगा कि जब पूरी चार्जशीट की डिटेल आती है तो किस तरह की बातें वहां से निकल कर आती है, इस पर नजर होगी।
और इस पूरे मामले पे एनआईए के डीजी उन्होंने प्रेस से बात की है। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस आपके साथ है, जिसका रोल आया हमने वही आगे किया है।